हमने विभिन्न 2D आकृतियों को बनाने के लिए जियोबोर्ड का उपयोग किया था। जब हम आयाम शब्द का उपयोग करते हैं, तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि आयाम का मतलब क्या है? आयाम का मतलब माप होता है, किसी आकृति का निश्चित माप। जब हमने त्रिकोण, वर्ग या आयत जैसी 2D आकृतियों को देखा, तो इन सभी आकृतियों के दो आयाम थे, लंबाई और चौड़ाई। लेकिन दैनिक जीवन की वस्तुएं हमें कुछ अलग दिखाई देती है। मैं अभी आपको एक वस्तु दिखाता हूं। इस वस्तु को देखकर हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि इसका आकार क्या है। आप कह सकते हैं कि यह वस्तु एक आयत की तरह दिखती है। यदि हम ध्यान से देखें, तो हमें यह समझ में आता है कि यह सिर्फ सामने से देखने पर ही एक आयत की तरह दिखती है। जब हम इस वस्तु को अलग अलग दिशाओं से देखते हैं, तो हमें इस वस्तु के अन्य फलकों के बारे में पता चलता है। ऐसा करने पर इस वस्तु के आयाम या माप बढ़ जाएंगे और हम इस वस्तु के सभी फलकों को देख पाएंगे। विभिन्न दिशाओं से देखने पर हमें इस वस्तु के कई प्रकार के आयत दिखाई देते हैं। तो क्या हम इसे एक आयत कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अब हम 3D वस्तुओं के बारे में पढ़ रहे हैं। जब हम एक 3D वस्तु को देखते हैं, तो मैं एक फलक देख सकता हूं और आप एक फलक देख पा रहे हैं। लेकिन आप इसके पीछे और नीचे का फलक नहीं देख पा रहे हैं। तो प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को ये 3D संकल्पनाएं एक आसान तरीके से सिखाने के लिए हमने कागज को काटकर एक 3D नेट बनाया है। ये 3D नेट 2D आकारों से बना हुआ है, लेकिन छात्रों को 3D संकल्पनाएं सिखाने में हमारी मदद करेगा। इस विधि से छात्र एक 3D आकार के छिपे हुए फलक या भुजाओं को देख पाएंगे। उसमें छिपे हुए फलक, भुजाएं, बिंदु हो सकते हैं। छात्र उन्हें आसानी से देख सकेंगे। आइए हम एक एक करके कुछ उदाहरण देखते हैं। पहले उदाहरण के लिए मैंने इस 3D वस्तु को लिया है। इस वस्तु में आप 3 माप देख सकते हैं। सबसे पहले हम यहां लंबाई देख सकते हैं। इस भुजा को चौड़ाई कहेंगे और ये रेखा हमें वस्तु की ऊंचाई या गहराई बताती है। इस तरह हमें 3D वस्तुओं में 3 आयाम मिलते हैं। जो आकृतियां हमने पहले सीखी थी, इस वस्तु का ये फलक उनमें से किस आकार से मिलता जुलता है? ये एक आयत जैसा दिखता है, लेकिन हम केवल एक ही फलक देख पा रहे हैं। जब हम इसे घुमाना शुरू करेंगे, तो हम दूसरा, तीसरा और चौथा आयत भी देख पाएंगे। ऊपर एक फलक और तल पर एक और फलक होगा। इसीलिए जब हम इस वस्तु को सभी दिशाओं से देखते हैं, तो हमें कुल 6 आयताकार फलक देखने को मिलते हैं। 2D आकृतियों में हमने 2 माप या आयाम देखे थे, लेकिन यहां हम सभी 6 फलकों में एक आयत देख सकते हैं। इसीलिए जब हमारे पास एक 6 आयताकार फलक वाली वस्तु होती है, तो हम इसे एक ठोस वस्तु कहते हैं। एक ठोस वस्तु में हमेशा 3 आयाम होते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, 3 आयाम लंबाई, चौड़ाई और गहराई हो सकते हैं। तो हमने कितने फलक देखे? हम 6 फलक देख सकते हैं। इन फलकों का आकार क्या था? इस वस्तु के सभी फलक आयताकार है। इसमें रेखाएं और बिंदु भी है। जो रेखा हमें दिखती है, जो भुजाएं हमें दिखती है, जो बिंदु हमें दिखते हैं, जिन बिंदुओं पर रेखाएं मिलती है, उन्हें शीर्ष कहा जाता है। जिन बिंदुओं पर रेखाएं मिलती है, उन्हें शीर्ष कहा जाता है। हमारे पास ऐसे कितने शीर्ष हैं? आइए देखें। 1, 2, 3, 4। जब हम इस तरह के शीर्षों को गिनते हैं, तो हमें पता चलता है कि सामने के फलक में 4 शीर्ष है और इसी तरह पीछे के फलक में 4 शीर्ष है। हम दाएं
और बाएं फलक में भी इन शीर्षों को देख पा रहे हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इस वस्तु में 6 आयताकार फलक और 8 शीर्ष है। साथ ही इन शीर्षों को जोड़ने वाली रेखा को किनारा या भुजा कहा जाता है। जब हम भुजाओं की गिनती करते हैं तो इस फलक में हमारे पास 1, 2, 3, 4 भुजाएं हैं। इसी तरह पीछे के फलक में भी 4 भुजाएं हैं। 5, 6, 7 और 8। तो हमारे पास 8 भुजाएं हैं। हमें उन 2 भुजाओं को भी गिनना है जिन्हें ऊपर से देखा जा सकता है। 9 और 10 और अन्य 2 भुजाएं 11 और 12 जो कि नीचे के फलक में देखी जा सकती है। तो ऐसी वस्तु जिसमें 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 भुजाएं हैं और आकार में आयताकार है, उसे घनाभ यानी क्यूबॉइड कहा जाता है। तो इसे हम घनाभ यानी कि क्यूबॉइड कहते हैं। आमतौर पर हम एक 3D वस्तु के सभी फलक या आकृतियां आसानी से नहीं देख पाते। तो इसे आसान बनाने के लिए इन 3D वस्तुओं को हम 3D नेट के मदद से कागज पर बनाकर देखेंगे। इस नेट की मदद से हम एक 3D वस्तु के सभी फलक और भुजाओं को देख पाएंगे। आइए अब देखते हैं कि एक घनाभ का 3D नेट कैसा दिखेगा। हम यहाँ देख सकते हैं, हमें यहाँ एक आयत दिखाई दे रहा है। यहाँ कितने आयताकार फलक दिख रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और मध्य में छठा। हमें यहाँ शीर्ष और भुजाएं भी दिखाई दे रही है। तो इस तरह इस उदाहरण से हम इस घनाभ की विशेषताओं को समझा सकेंगे। एक घनाभ बनाने के लिए हम कागज को इस तरह से मोड़ेंगे। इस तरह हमारे पास एक और ठोस 3D वस्तु है। ये किस आकृति की तरह दिख रही है? इस वस्तु के भी 3 आयाम है। लंबाई, चौड़ाई और गहराई। जब हम इसमें भी फलक गिनते हैं तब हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 फलक मिलते हैं। ये फलक जो मेरे सामने है, वो फलक जो आपके सामने है, बायां फलक, दायां फलक, ऊपर का और नीचे का फलक। इस तरह हम 6 फलक देख सकते हैं। जिस तरह हमने एक घनाभ के लिए शीर्ष, फलक और भुजाओं की गणना की थी, उसी तरह इस वस्तु में भी 6 फलक, 8 शीर्ष, इस तरफ 4 और इस तरफ 4, कुल मिलाकर 8। शीर्षों के बीच की दूरी को एक किनारा या भुजा कहा जाता है। सामने 4, पीछे 4 और 2 दाई और 2 बाई ओर। तो इस आकार में 12 भुजाएं हैं। इसके अलावा क्योंकि सभी आकृतियां वर्गाकार है, ये 3D वस्तु एक घन क्षेत्र है। आइए देखिए ये कैसा दिखता है। पहले हम फलकों की गणना करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 फलक। चूंकि सभी 6 फलक समान है,
इसीलिए ये घन क्षेत्र है। हम यहाँ 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 भुजाएं देख सकते हैं। इसे एक खास तरीके से मोड़ने पर हम एक घन क्षेत्र बना सकते हैं। अब यदि आपको एक अलग प्रकार की ठोस वस्तु देखनी है, तो ये एक विशेष प्रकार की ठोस वस्तु है। अब तक हमने एक घनाभ और घन क्षेत्र देखा है। ये वस्तु उन दोनों वस्तुओं से थोड़ी अलग है। ये अलग क्यों है? अगर आप इसे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये अलग क्यों है। हम एक आयताकार या एक वर्गाकार फलक देख चुके हैं। यहां हमें ऊपर और नीचे दोनों ही फलकों में एक वृत्त दिखेगा। यदि इस आकार को हम रोजमर्रा की वस्तु से जोड़ें, तो हम कह सकते हैं कि ये एक गैस सिलेंडर जैसा दिखता है या फिर एक पाइप जैसा। जैसा कि हम देख सकते हैं, ऊपर और नीचे का ये वृत्त एक समतल पर होगा। जब हम समतोल की बात करते हैं, इसका मतलब है कि जब आप इस वस्तु को एक मेज पर रखेंगे, तो ये एक तल पर होगी। यदि हम वस्तु के भुजाओं का निरीक्षण करते हैं, तो हमें गोलाकार आकार दिखाई देते हैं और इसीलिए हम उसे घुमावदार सतह कहते हैं। जब भी हम एक घुमावदार सतह वाली वस्तु को देखते हैं, तो उसमें हम शीर्ष या भुजाओं पर ध्यान नहीं देते। चूंकि ये वस्तु एक पाइप जैसी दिखती है, हम ऐसी वस्तुओं को एक सिलेंडर कहते हैं। इसे हम बेलनाकार वस्तु भी कह सकते हैं। एक सिलेंडर में हम ऊपर और नीचे दो वृत्ताकार फलक और उनके बीच एक घुमावदार सतह देख सकते हैं। अगर हम सिलेंडर की एक 3D नेट देखें, तो हमें शीर्ष और भुजाओं के बजाय दो वृत्ताकार फलक और घुमावदार सतह दिखाई देगी। हमें दो गोलाकार समतल और एक घुमावदार सतह दिखाई देती है। तो हमें सिर्फ सतह दिखाई देती है और ना कि शीर्ष और भुजाएं। आमतौर पर सभी को आइसक्रीम पसंद होती है। जब हम एक आइसक्रीम लेते हैं, तो हम शंकु या कोन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगली ठोस वस्तु जिसकी हम बात करेंगे, वो एक शंकु है। जब आप एक शंकु के नीचे के भाग को देखते हैं, तो हमें एक वृत्ताकार फलक दिखता है। अब अगर हम एक वृत्त और उसके केंद्र बिंदु की कल्पना करते हुए संकेंद्रीय वृत्ताकार फलक बनाते जाए, जिनकी त्रिज्या कम होती जा रही है, तो एक समय पर ये एक केंद्र बिंदु पर आकर मिल जाएगा। कुछ लोग इसे केंद्र बिंदु या शिखर कहते हैं, लेकिन हम इसे एक शीर्ष नहीं कह सकते। हम इसे एक शीर्ष नहीं कह सकते क्योंकि एक शीर्ष पर एक भुजा होनी चाहिए और इसमें कुछ विशिष्ट गुण होना चाहिए। क्योंकि ये एक अनियमित आकार है, हम किसी भी शीर्ष या भुजाओं को नहीं देख सकते हैं। जब हम इस शंकु के 3D नेट को देखते हैं, तो हमें एक वृत्ताकार फलक और घुमावदार सतह दिखाई देती है। जिसका कोई विशिष्ट आकार नहीं है। एक भुजा दो शीर्षों को जोड़ने वाली एक रेखा होती है। हमें यहां ऐसी कोई भी चीज नजर नहीं आ रही है। यहां हम कोई शीर्ष या भुजा नहीं, बल्कि सिर्फ फलक देख सकते हैं। अंत में हम वो आकार को देखेंगे जो आमतौर पर मंदिरों या बड़ी संरचनाओं में देखा जाता है। मिस्र ऐसे आकारों के लिए प्रसिद्ध है और वहां इन आकारों को कब्रों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें पिरामिड कहा जाता है। जब हम एक पिरामिड के त्रिकोणीय फलकों को देखते हैं, तो हमें कितने फलक दिखाई देते हैं?
एक फलक सामने, एक पीछे, एक दाईं और एक बाईं ओर, कुल मिलाकर 4 त्रिकोणीय फलक। और इसके नीचे एक वर्गाकार फलक दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं कि वर्गाकार फलक पिरामिड की नींव होता है और बाकी के सभी फलक त्रिकोणीय होते हैं। हम इसे एक टॉवर भी कह सकते हैं, जिसे हम आमतौर पर मंदिरों में देखते हैं। और चूंकि इसकी नींव एक चौकोर फलक है, हम इसे एक वर्ग बेस टॉवर भी कह सकते हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं कि सिलेंडर और शंकु में कोई शीर्ष नहीं होता, लेकिन इस वस्तु में हम नींव के शीर्ष और उनको जोड़ने वाली रेखा यानी भुजा भी देख सकते हैं। हमें यहाँ भुजाएं दिखाई दे रही हैं। हमें यहाँ पिरामिड की 4 भुजाएं और इसकी नींव की 4 भुजाएं दिख रही है। कुल 8 भुजाएं। हम नींव पर 4 शीर्ष और पिरामिड के शिखर पर एक शीर्ष देख सकते हैं। कुल मिलाकर हम एक पिरामिड में 5 शीर्ष, 8 भुजाएं और 5 फलक देख सकते हैं। जब हम फलकों को देखते हैं तो हमें 4 त्रिकोणीय फलक और एक वर्ग फलक दिखता है। कुल मिलाकर 5 फलक। तो हम इस आकार को एक वर्ग बेस टॉवर कह सकते हैं। आइए देखें कि यह 3D नेट या 2D आकार के रूप में कैसा दिखता है। हम नींव के लिए एक वर्ग और 4 त्रिकोणीय फलक देख सकते हैं। 1, 2, 3, 4 त्रिकोणीय फलक। जब हम इसे एक तरीके से मोड़ेंगे तो हमें एक पिरामिड मिल जाएगा या एक वर्ग बेस टॉवर। इस तरह हम 2D आकृतियों के उपयोग से 3D आकृतियों को दर्शा सकते हैं। सभी आकृतियां बिंदु, रेखा और तल से बनी होती है। बिंदु, रेखा और तल का उपयोग करके हमने 2D तलीय आकार बनाए। इन 2D तलीय आकृतियों के उपयोग से हमने 3D आकृतियां बनाई। प्रत्येक आकृति रेखागणित की विशेषताओं से बनी होती है और इसके अपने विशेष लक्षण होते हैं। रोजमर्रा के जीवन में भी हमें ऐसे आकार दिखाई देते हैं।